सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। 15 सितंबर से मरहलावार स्कूल खोलने के हवाले से अहम फैसले। 5वीं से 10वीं जमात तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। आधे बच्चे एक दिन और आधे अगले रोज बुलवाए जाएंगे। एक दिन स्कूल आने वाले बच्चों को अगले रोज छुट्टी होगी। पहले से चौथी जमात के बच्चों की क्लासेस जनवरी से शुरू किए जाने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कि 15 सितंबर से मरहलावार स्कूल खोलने के हवाले से अहम फैसले सामने आए हैं। 5वीं से 10वीं जमात तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। आधे बच्चे एक दिन और आधे अगले रोज बुलवाए जाएंगे। एक दिन स्कूल आने वाले बच्चों को अगले रोज छुट्टी होगी। पहले से चौथी जमात के बच्चों की क्लासेस जनवरी से शुरू किए जाने का इम्कान है। अहम खबर है आपको दे रहे हैं तालीम के हवाले से। इससे पहले आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने 15 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान किया था, लेकिन वो इस पर अमल दरामद नहीं करवा सके थे और उन्होंने एहतजाज का भी कहा था, लेकिन अभी तक एहतजाज पर भी कोई जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ है। अब 15 सितंबर से जो स्कूल खुलने जा रहे हैं उसके हवाले से भी एक नया लाहे अमल तैयार किया गया है। 5वीं से 10वीं जमात तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। आधे बच्चे एक दिन और आधे अगले रोज बुलवाए जाएंगे। एक दिन स्कूल आने वाले बच्चों को अगले रोज छुट्टी होगी और पहली से चौथी जमात के बच्चों की क्लासेस जनवरी से शुरू किए जाने का इम्कान है। अहम खबर है 15 सितंबर से मरहलावार स्कूल खोलने के हवाले से अहम फैसले सामने आए हैं और वज़ीर तालीम मुराद रास की जानिब से ये फैसले किए गए हैं। 5वीं से 10वीं जमात तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। आधे बच्चे एक दिन और आधे अगले रोज बुलवाए जाएंगे। आपको बताएं कि ये इजलास मुनक्किद किया गया वज़ीर तालीम मुराद रास की ज़ेर सदारत, जिसमें महकमा तालीम से जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने शिरकत की और वीडियो लिंक के जरिए मुख्तलिफ शहरों से जो है वो नुमाइंदगान इस इजलास में शरीक हुए हैं और इस इजलास में अहम फैसले भी किए गए हैं कि 15 सितंबर से जिस तरीके से मरहलावार स्कूल खोले जाएंगे उसमें 5वीं से 10वीं जमात तक के बच्चों को तो बुलवाया जाएगा, लेकिन एक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन क्लास होगी। यानी कि एक दिन बच्चा आएगा तो अगले दिन उस बच्चे को छुट्टी होगी और छुट्टी वाले दिन जो आधी क्लास रह जाएगी उसको बुलाया जाएगा। आधे बच्चे एक दिन और आधे अगले रोज बुलवाए जाएंगे। एक दिन स्कूल आने वाले बच्चों को अगले रोज छुट्टी होगी। पहली से चौथी जमात के बच्चों को क्लासेस जनवरी से शुरू किए जाने का इम्कान है। 15 सितंबर से मरहलावार स्कूल खोलने के हवाले से अहम फैसले सामने आए हैं। बात करेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद रियाज, क्या अपडेट्स है मीटिंग के हवाले से? जी, आज अहम मीटिंग हुई है सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास से निजी स्कूल मालिकान की, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं स्कूल खोलने के हवाले से। और ये फैसला किया गया है कि पहले मरहले में जो है 5वीं जमात से 10वीं जमात तक के स्कूल जो है वो 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे, लेकिन पहली जमात से चौथी जमात के तलबा को जो है वो अभी 2 से 3 महीने मजीद दरकार होंगे। और बताया ये जा रहा है कि फर्स्ट 1 जनवरी से जो है पहली से चौथी जमात के तलबा को जो है वो स्कूल बुलाया जाएगा। और जो बच्चे 15 सितंबर से स्कूल आएंगे उनको एक दिन आधे बच्चों को बुलाया जाएगा और आधे बच्चे जो है अगले रोज बुलाए जाएंगे। और जो बच्चे पहले रोज आएंगे स्कूल, उनको अगले दिन जो है वो स्कूल से छुट्टी होगी। और जो बच्चों के दरमियान जो फैसला रखा गया था 6 फीट का, उस हवाले से यकीन दहानी कराई गई है सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की जानिब से कि 6 फीट का फासला जो है वो कम कर दिया जाएगा, क्योंकि स्कूल्स के कमरों में जो है वो जगह कम होती है। और इस हवाले से ये उनको यकीन दहानी कराई गई है कि 6 फीट का फासला कम करके जो है वो 3 फीट का जो है वो कर दिया जाएगा, ताकि बच्चों को जो है वो स्कूल्स में बआसानी बैठाया जा सके। और अगर स्कूल में बच्चों की तादाद 1000 होगी तो आधे बच्चे तकरीबन 500 के करीब बच्चों को एक रोज बुलाया जाएगा और 500 बच्चों को अगले रोज बुलाया जाएगा। और इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने निजी स्कूल मालिकान से सिफारिशात भी तलब की और उनको कहा है कि 25 अगस्त तक जो है वो सिफारिशात फराहम करें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ताकि उस हवाले से जो है तमाम सिफारिशात जो है वो मरतब की जा सके। उनका यह भी कहना था कि स्कूल खोलने के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो 7 सितंबर को मीटिंग होगी, उनमें तमाम SOP स्कूल खोलने के हवाले से जो है उनको हतमी मराइल में और उनको फाइनलाइज जो है वो 7 सितंबर को कर लिया जाएगा। फाइनलाइज 7 सितंबर को किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज, आप हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे। FBR रीजन भर में 132 टैक्स गुजार कंपनी से विद होल्डिंग टैक्स वसूल न कर सका। नादहिंदगान के जिम्मे 118 मिलियन रुपए वाजिबुल अदा हैं। ज़ेरे इल्तवा विद होल्डिंग टैक्स 3 बरस के दौरान का है।
रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम विद होल्डिंग टैक्स एजेंट्स से गुज़श्ता बरसों के करोड़ों रुपए के टैक्स वाजबात वसूल नहीं कर सका। रीजन भर में 132 कंपनियां नादहिंदा हैं, जिनके जिम्मे 1300 मिलियन रुपए टैक्स बनता है। विद होल्डिंग टैक्स एजेंट्स शहरियों को और सार्फिन से इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स की मद में टैक्स वसूल करते हैं, फिर FBR को जमा करवाना होता है। मगर इन नादहिंदगान ने शहरियों से तो टैक्स वसूल कर लिया मगर कौमी खजाने में जमा ना करवाया। दूसरी जानिब FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स वसूलियों के लिए नादहिंदगान को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। अदम अदायगी पर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। चिन्योट के पहाड़ी इलाकों में साफ पानी की किल्लत है। गुज़श्ता 6 में पीने का पानी नायाब हो गया। मकीनों का डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज। चिन्योट में पहाड़ी इलाकों के मकीन एक बार फिर साफ पानी की सहूलत से महरूम हो गए। मोहल्ला गिरियां, मोहल्ला राजा, मोहल्ला डेगी पार, मौजम शाह समेत मोहल्ला आली, मोहल्ला कोटली और सराफा बाजार के इलाके दीगर पहाड़ी इलाकों में वाटर सप्लाई 6 रोज से बंद है, जिस पर इलाका मकीन डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहरीन का कहना था कि 6 रोज से पानी बंद है लेकिन कोई अमली इकदाम नहीं किए जा रहे। हर साल बल्कि 6 महीने के बाद वहाँ पे पाइपलाइन फटने की वजह से हमारे सारे बच्चे और औरतें और मर्द सारे पानी पीने से महरूम हो जाते हैं। वहाँ पे हर 6 महीने के बाद पानी की सप्लाई रुक जाती है। उसकी वजह क्या है कि नकारा पाइप का लगाना, जहाँ वहाँ पे जो लोहे के पाइप लगने चाहिए वहाँ पे जो है प्लास्टिक के पाइप लगे जा रहे हैं और इलाके वाले मजबूर हो के वो रोड के ऊपर आ गए। ना निकासी का निज़ाम बेहतर है, ना गंदा पानी लोग पी रहे हैं और इंतजामिया सोई पड़ी है। जो काम कर रहे हैं उसमें नाकिस काम हो रहा है, उसमें कमीशन खाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी और जिले इंतजामिया की तरफ से भी। जिले इंतजामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक खान न्याजी और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मौके पर पहुंच गए। ADCR तारिक खान न्याजी का कहना था कि मेन सप्लाई लाइन मुतासर हुई है, जिसे जल्द मुरम्मत करके पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। ऑलरेडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इस पे काम कर रही थी, लेकिन इशू ये था कि प्लास्टिक के पाइप्स वहाँ पे लगे हुए हैं बहुत पुराने। पिछले 5 साल से वो पाइप जो है वो जब पानी का प्रेशर आता है तो फट जाते हैं। तो इस दफ़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लाहौर से स्पेशली लोहे के पाइप मंगवाए हैं और हमने भी उनको डायरेक्शन जारी की है कि इसका परमानेंट हल करें और इसको लोहे के पाइप लगा के और इन लोगों का एक परमानेंट तरीके से इसको रेक्टिफाई करें मसले को। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक खान न्याजी और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन राना नवाज ने पहाड़ी इलाकों के मकीनों को यकीन दिलाया कि जल्द साफ पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी, जिस पर इलाका मकीनों ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कल्याण, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद के 9 अफसरान समेत पुलिस के 186 CSP अफसरान दोहरी शहरियत के हामिल निकले हैं। असम्बली में दोहरी शहरियत से मुतालिक सवाल पर IG पंजाब ने तफसीलात तलब कर ली हैं। पंजाब पुलिस के 186 CSP अफसरान दोहरी शहरियत रखते हैं। अफसरान की दोहरी शहरियत से मुतालिक पंजाब असम्बली में सवाल उठाया गया, जिस पर वज़ीर कानून को जवाब देने के लिए कहा गया। वज़ीर कानून अगले असम्बली सेशन में सवाल का जवाब देंगे। वज़ीर कानून ने अफसरान की दोहरी शहरियत से मुतालिक IG से रिपोर्ट तलब की है। IG की जानिब से तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के RPO SSPs ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशन RIB और CTD SPs लालपुर और इकबाल डिवीजन, जबकि ASPs सर्कल, पीपल्स कॉलोनी और जड़ावाला भी दोहरी शहरियत रखने वाले अफसरान शामिल हैं। IG ने मुरासला जारी किया है कि 186 के अलावा भी कोई CPCS ऑफिसर दोहरी शहरियत रखता है तो रिपोर्ट 20 अगस्त तक उनके दफ्तर भिजवाई जाए। जंग में ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुहर्रमुल हराम के हवाले से तैयारियां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास का इनेकाद किया गया। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, इजलास के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में मुहर्रम और हराम की आमद से कबल जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की जाने लगी हैं। इस हवाले से अमन कमेटी के इजलास का भी इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर वट्टू की जानिब से की गई है। इजलास में DPO जंग गयास गुल और MPA मुआविया आज़म की जानिब से भी शिरकत की गई है, जबकि तहसील जंग अहमदपुर सियार 18 हज़ारी और शोरकोट के अमन कमेटी के नुमाइंदगान भी इस मौके पर शरीक थे। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जंग का कहना था कि मुहर्रम और हराम के दौरान जो है तमाम तर तैयारियाँ जो है मुकम्मल की गई हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे
ادارے بھی جو ہیں وہ اس محرم الحرام میں امن کے قیام کو جو ہے سختی کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کروائیں گے، اور انتشار پھیلانے والے اور مذہبی منافرت پھیلانے والے عناصر سے سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر جنگ طاہر بھٹو کا کہنا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ سمیت جو ہے وہ دیگر قوانین کے اوپر جو ہے وہ سختی کے ساتھ عمل درآمد کروایا جائے گا۔ سوشل میڈیا کی بھی تمام تر مانیٹرنگ جاری ہے۔ اس حوالے سے MP معاویہ اعظم کی جانب سے بھی سیاسی نمائندوں کی جانب سے بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ معاویہ اعظم کا کہنا تھا کہ تمام مکتب فکر کے افراد جو ہیں وہ انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ محرم الحرام کے اندر جو ہے امن و امان کے قیام کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ اویس، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ محرم الحرام کی تیاریوں کی ہی بات کریں گے۔ چنیوٹ میں اسلامک یونیورسٹی جامعہ محدث اعظم میں بین المسالک رواداری کونسل فیصل آباد ڈویژن کا محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس میں ڈویژن بھر کے جید علماء اکرام سمیت تمام مسالک کے علماء نے شرکت کی ہے۔ مزید بات کریں گے عبدالقدیر سے۔ عبدالقدیر بتائیے گا۔ جی بالکل، چنیوٹ میں فیصل آباد روڈ پر واقع اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی جامعہ محدث اعظم میں محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے، جس میں بین المسالک رواداری کونسل کے تمام جو ممبران اور جید علماء کرام نے خصوصی طور پر شرکت کی اور امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے چیئرمین بین المسالک رواداری کونسل پیر فیض رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر سال محرم الحرام میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھا جاتا ہے، تو اس سال بھی آپ کی جانب سے جید علماء کرام کی جانب سے جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ماشاءاللہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور جید علماء، جن میں حضرت مولانا یوسف انور صاحب ہیں، صاحبزادہ صاحب ہیں، نقوی صاحب قبلہ ہیں، یہ سارے احباب یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ یہ صرف ایک سال کے بعد رہی ہے جی، یہ ہمارا اکثر پروگرام ہوتے رہتے ہیں تاکہ آپس میں رواداری بھی رہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک بھی ہو سکیں، اور تاکہ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ جو ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کا جو سد باب بھی ہو سکے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ محرم کے پروگرام بڑے اچھے طریقے سے گزر سکیں۔ بالکل، تمام جید علماء کرام نے جو ہے وہ یہ بیٹھک کی ہے اور امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے حوالے سے اقدامات کیے۔ تو سر آپ دیکھیے گا، ہمیشہ کے طور پر امن و امان کی فضا کو برقرار رکھا جاتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کن خیالات کا اظہار کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ ڈسٹرکٹ کمیٹی اور ڈویژنل امن کمیٹی اور صوبائی کمیٹیاں یہ تمام کام کر رہی ہیں بین المسالک رواداری کے سلسلے میں، اتحاد بین المسلمین کے سلسلے میں، اور خصوصاً محرم الحرام اس کا تقدس قائم رکھنے میں، قیام امن کے قیام کے لیے، لیکن ہم نے اپنے طور پر بھی بین المسالک رواداری کونسل صاحبزادہ صاحب کی قیادت میں، صدارت میں یہ قائم کی ہے، اور یہ سال کے مختلف حصوں میں یہ کام کرتی ہے۔ خاص طور پر محرم کے موقع پر یہ ضرورت ہے کہ کوئی تیسرا عنصر جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے اس کے شر سے ہم محفوظ رہیں، اس کی سازش سے محفوظ رہیں، اور یہ قوت، طاقت، اتحاد، رواداری سے ہی ہم سدباب کر سکتے ہیں اس قسم کی سازشوں کا۔ تو اس کے لیے آج کا یہ اجلاس جو ہے انعقاد کیا گیا ہے، الحمدللہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے۔ بالکل، بین المسالک رواداری کونسل کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈویژن بھر کے جید علماء کرام نے شرکت کی اور محرم الحرام میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے حوالے سے اقدامات کو سراہا گیا۔ اقدامات کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے عبدالقدیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ محرم الحرام کی آمد ہے۔ فیصل آباد میں قابل اعتراض وال چاکنگ، مذہبی منافرت، فرقہ واریت پر مبنی پمفلٹس، بینرز، لاؤڈ سپیکر، اشتعال انگیز تقاریر پر پابندی لگائی گئی ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے اجلاس میں عیسائی برادری کی جانب سے بھی بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر محمد علی کی صدارت میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جامع حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے، تاہم تمام علماء اکرام اور دیگر مذاہب کی معاونت ناگزیر ہے۔ محرم الحرام میں قابل اعتراض وال چاکنگ، فرقہ واریت، مذہبی منافرت پر مشتمل مواد، بینرز، لاؤڈ سپیکر کے استعمال، شر انگیز تقاریر پر پابندی ہوگی۔ اجلاس میں ADCG مدثر نذیر، AC صدر عمر مقبول اور دیگر افسران، اراکین بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی، پیر فیض رسول رسوی، سید جعفر حسین نقوی، محمد اعظم فاروق، عبدالقیوم انور، عاشق حسین رضوی، سید تجمل حسین، بشپ آف فیصل آباد اندریاس رحمت، فادر ایمرک جوزف موجود تھے۔ آگے بڑھیں گے، کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ سیلز ٹیکس کے آن لائن تصدیقی نظام کے ساتھ منسلک نہ ہونے والے ریٹیلرز کے خلاف 31 اگست کے بعد فیڈرل بورڈ آف ریونیو ان ایکشن ہوگا۔ بات کریں گے عمیر عصمت سے۔ عمیر بتائیے گا۔
جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے سیلز ٹیکس کی تصدیق کے لیے آن لائن نظام پوائنٹ آن سیل سسٹم متعارف کروایا گیا تھا، اور اس حوالے سے جتنے بھی ریٹیلرز ہیں، برانڈ سٹورز ہیں یا چین سٹورز ہیں، ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ وہ 31 اگست تک اپنا جو انوائسز کا آن لائن سسٹم ہے اس کو ایف بی آر کے آن لائن نظام کے ساتھ منسلک کر لیں۔ 31 اگست تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ اس کے بعد 31 اگست کے بعد ایسے تمام سٹورز یا کاروباری افراد جو اپنے سسٹم کو ایف بی آر کے آن لائن نظام کے ساتھ منسلک نہیں کریں گے تو ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوگی اور ان سٹورز کو سیل کر دیا جائے گا۔ آن لائن جو انوائس ملے گی گاہک کو، اس پر 13 ہندسوں کا جو کوڈ ہوگا اس سے گاہک یہ معلوم کر سکے گا کہ آیا کہ اس کا جو ادا کردہ سیل ٹیکس ہے وہ قومی خزانے میں جمع ہوا ہے یا کہ پھر دکاندار نے اپنی جیب میں ڈال لیا ہے۔ اس حوالے سے ایف بی آر کی جانب سے پوائنٹ آن سیل سسٹم کے نام سے یہ ایک ایپ متعارف کروائی گئی تھی، اور اب اس کے لیے 31 اگست تک کی تمام سٹورز کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ ایسے سٹور جو 31 اگست تک ایف بی آر کے مرکزی نظام کے ساتھ اپنے سسٹمز کو منسلک نہیں کریں گے تو ان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کی طرف سے 14 اگست کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں سرپرست اعلیٰ مرزا شبیر صاحب، صدر چودھری طارق مانگر سمیت متعدد شخصیات نے شرکت کی۔ مزید بات کریں گے شاہد محمود سے۔ شاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے ٹوبا ٹیکسنگ میں کار ایسوسی ایشن کی جانب سے 14 اگست کے حوالے سے جو ہے آج کیک کاٹا گیا، اور اس موقع پر بڑی تعداد میں جو ہے کار ایسوسی ایشن کے عہدیدان موجود تھے، اور اس وقت میرے ساتھ جو ہے صدر موجود ہیں، ان سے بات بھی کر رہے ہیں۔ طارق صاحب، کیا میسج دینا چاہیں گے یہ دن کے حوالے سے، کیونکہ 14 اگست آزادی کا دن ہمارے لیے تاریخ میں سب سے بڑا دن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، اور میرا پاکستان جو بزرگوں نے جس طرح حاصل کیا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، میں اس پاکستان کو ہمیشہ سلامت دیکھنا چاہتا ہوں، اور سب مسلمان بھائیوں کو اور سارے پاکستان کو اس آزاد ملک میں رہنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور 14 اگست جو ہے اپنا یوم آزادی کا دن ہے، اور اس آزادی کے دن کو میں بھرپور خوشیوں سے نوازتا ہوں، اور سارے دوستوں کے ساتھ مل کر میں انشاءاللہ کار بہت شکریہ شاہد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ زرعی سنگین مقدمات کے ملزمان کو جیل منتقل کرنے اور ضمانتوں پر رہا کیا جانے کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ آئی جی پنجاب نے قتل، ڈکیتی اور راہزنی کے مقدمات میں جیل جانے اور رہا ہونے والے ملزمان کی تفصیلات فوری بھجوانے کی ہدایت کی ہے۔ بات کریں گے طیب مقبول سے۔ طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب بھر میں سنگین مقدمات کے ملزمان کو جیل منتقل کیے جانے اور وہاں سے ضمانتوں پر رہا ہونے کی تفصیلات آئی جی پنجاب کی جانب سے طلب کر لی گئی ہیں۔ آئی جی کی جانب سے تمام ریجنل اور ضلع پولیس سربراہان کو مراسلہ بھجواتے ہوئے کہا گیا کہ 1 جنوری سے لے کر 31 جولائی تک پنجاب بھر میں کتنے ملزمان کو سنگین مقدمات میں جیل منتقل کیا گیا، کتنے مقدمات کے ملزمان ضمانت پر رہا چکے ہیں، اور کتنے ملزمان ابھی تک زیر التوا درخواستوں اور ضمانتوں کی وجہ سے جیل میں بیٹھے ہیں۔ پولیس رائے کا کہنا تھا کہ یہ معلومات حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیل سے رہا ہونے والے جو سنگین مقدمات کے ملزمان ہیں وہ رہائی کے بعد دوبارہ سے وارداتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آئی جی پنجاب کی جانب سے اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ ان کے ضمانت میں رہا ہونے کی وجوہات میں تفتیش میں کہاں کمی پائی گئی تھی۔ اس حوالے سے بورڈ تشکیل دیا جائے گا کہ جو تفتیش کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گا اور پولیس کی کوتاہیوں کی نشاندہی کرے گا۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ تفتیش کا معیار بہتر بنایا جائے اور یہ تفصیلات فوری ان کو بھجوائی جائیں تاکہ اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ تفتیش کے پہلو دیکھے جائیں کہ کہاں پر کمی واقع ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ طیب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ حکومت کی ناقص پالیسیاں کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت چنیوٹ سے 1 ارب 50 کروڑ روپے مالیت کی 706 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کروائی گئی تھی۔ 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود اربوں روپے مالیت کی سرکاری اراضی پر دوبارہ قبضہ ہونے کا اندیشہ بڑھ گیا۔
चनियोट में क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत 1.5 साल कबल सरकारी अराजी को काबजीन से वागुजार करवाया गया। 1 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत की 697 एकड़ ज़राई अराजी जबकि 9 एकड़ शहरी इलाकों की सरकारी अराजी को काबजीन से वागुजार करवाया गया था। 1.5 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद अराजी पर दोबारा कब्जा होने का अंदेशा बढ़ गया है। जिला इंतजामिया भी वागुजार करवाई गई सरकारी अराजी को काबिल इस्तेमाल बनाने में गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है। हमारा ये मुतालबा है कि उसको जमीन को दोबारा जो है वो गवर्नमेंट की जो पड़ी है अरबों रुपए की उसको इस्तेमाल में लाया जाए, सरकारी इस्तेमाल में लाया जाए ताकि उससे जो फंड इकट्ठा हो, जो पैसे इकट्ठे हो, वो सारा वो है पंजाब हुकूमत के और जिला इंतजामिया के काम आ सके। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज से मुतालबा किया कि वागुजार करवाई गई अराजी को सरकारी इस्तेमाल में लाया जाए ताकि मुईशियत बेहतर हो सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक जा पहुंचा है। शहरी गर्मी में बिलबिला उठे हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताजर बिरादरी भी परेशान है। ताजरों का कहना है कि लोड शेडिंग से कारोबार मुतासर हो रहे हैं। लॉकडाउन के बाद पहले ही कारोबार मुतासर थे, रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी है। तब्दीली हुकूमत ने दावा किया था कि लोड शेडिंग जल्द खत्म हो जाएगी। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग खत्म की जाए। टोबा टेक्सिंग में गर्मी की शिद्दत, उस पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बड़ा अजाब। रही सही कसर मोहल्ला राजा पार्क में खराब ट्रांसफार्मर ने पूरी कर दी। अहले इलाका हुकूमत के खिलाफ बिलबिला उठे हैं। टोबा टेक्सिंग समेत शहर भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से शदीद हब्स ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। शहर भर में 10 से 12 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी है। दूसरी जानिब मोहल्ला राजा पार्क में सुबह से ट्रांसफार्मर खराब है, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमीनपुर बंगला और गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों को शदीद अजियत में मुब्तला कर रही है। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से कारोबार भी ठप होकर रह गए हैं। अमीनपुर बंगला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। वक्फे वक्फे से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। शहरियों ने कहा कि बिजली ना होने की वजह से पानी की कमी का सामना है। छोटे बच्चे पानी को तरस गए हैं। लोड शेडिंग के बायस कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। अभी आपको बताएं कि अलाइड अस्पताल से अगवा होने वाली नौमौलूद का ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका है। बच्चे के अगवा की खबर सुनकर उसके दादा की सदमे से मौत वाक़ई हो गई है। चंद घंटे पहले अलाइड अस्पताल से बच्ची अगवा हुई थी। आपको बता रहे हैं, अलाइड अस्पताल से अगवा होने वाले नौमौलूद का ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका, जबकि बच्ची के अगवा की खबर सुनकर उसके दादा की मौत वाक़ई हो गई है। चंद घंटे पहले अलाइड अस्पताल से बच्ची अगवा हुई थी। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि अलाइड अस्पताल से आज जो है वो एक और बच्ची अगवा हुई। बच्चों के अगवा होने का जो मामला है वो भी नहीं थम सका है। सीसीटीवी भी इन अगवाकारों का कुछ नहीं बिगाड़ सके हैं। इनके चेहरे भी वाज़े हो जाते हैं, लेकिन पुलिस किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेजा ही नजर आती है। बात करेंगे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा कि बच्ची के दादा क्या इंतकाल हो गया है? हाँ जी बिल्कुल, आज चंद घंटे पहले अलाइट हॉस्पिटल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें जो बच्ची अगवा हुई उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो गिरफ्तार नहीं किया गया उस औरत को। लेकिन उसका जो सदमा है उसके दादा के भाई जो इंतकाल कर गए। इस वक्त उनकी रहायशगाह में मौजूद हूँ, जहाँ के जीज़ो ख्वार और इलाके पूरे में जो इस वक्त शोक का समा है। उनके बेटे मेरे साथ मौजूद है, जिनकी बेटी थी, और उनके वालिद उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, बेटी के हवाले से, बेटी अगवा हुई उसके बाद ये इतना बड़ा सदमा हो, क्या कहेंगे? क्या कहना, यही कहूँगा कि इंतजाम के नाअहल ही है। अगर वो अपने का हर काम पूरा करें तो ये सब कुछ होता ही नहीं। बच्ची के बारे में कुछ पता चल सका कि बच्ची जो है वो कोई अलाइट हॉस्पिटल की इंतजामिया की जानिब से कोई बातचीत हो सके? बच्ची का अभी कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि 2 कैमरे में सीसीटीवी फुटेज आ रही है, लेकिन गेट के पास सीसीटीवी फुटेज के टाइमिंग का फ़र्क है। वहाँ पे पता नहीं लग रहा कि वो कब बाहर निकली है। इंतजामिया से कोई बातचीत हो सकी कि इंतजामिया क्या कहती है और पुलिस क्या कह रही है इस हवाले से? पुलिस तो यही कह रही थी कि आप FIR करवाए, मैंने FIR करवा दिया, लेकिन इंतजामिया की तरफ से अभी कुछ भी नहीं हुआ। इंतजामिया की जानिब से कोई भी नहीं हुआ? नहीं।
जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी जो है ओरिजिनल सामने नहीं आया, लेकिन इस वक्त जो पूरे इलाके में शोक का समा है। और इनका ये, इनके दो बच्चे पहले थे, अब जो तीसरी बेटी थी इनके घर पैदा हुई, तो जिसके बाद जो आज हॉस्पिटल में थी, जैसे ही ये खबर इनके दादा को पता चली तो वो जो है वो इंतकाल कर गए। और भी यहाँ पे अजीज़कार मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि बच्ची के बारे में इल्म होना चाहिए था इंतज़ामिया को, किस तरीके से जो बच्ची है वहाँ से अगवा होगी। तो उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बच्ची के हवाले, बच्ची का पता चलता, इतना बड़ा सदमा उसके दादा के सामने आ गया, क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि हमारी FIR जमा हो गई है थाना सिविल लाइन में, और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल से कि सिविल लाइन थाना के पुलिस से कि जल्द से जल्द हमारी बच्ची को ढूंढ के दें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो बच्ची का सुराग लगाया जाए ताकि पता चल सके, क्योंकि घर में, पूरे इलाके में पहले बच्ची का गम था, घर वाले और बच्ची की जो वालदा है वो भी परेशान है, तो इनके घर में इस वक्त शोक का समा है। और इनका यही कहना है कि इतना बड़ा सानिया हो गया, हमने हॉस्पिटल में जो है जैसे ये इत्तला मिली, अब सब कुछ छोड़ के तमाम जो एहलकार और रिश्तेदार जो हैं वो अब घर पहुँच चुके हैं, और इस वक्त जो है वो पूरे इलाके में शोक का समा है। जी, इस वक्त पूरे इलाके में शोक का समा है। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ कहते हैं, यूनिवर्सिटी में हर तालिबे इल्म के लिए कैंपस पर एक पौधा लगाना लाजिम होगा। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताइएगा। जी, ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आज नेशनल ट्री प्लांटेशन डे मनाया गया और इस हवाले से पौधा लगाने की तकरीब हुई, जिसमें वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ समेत तमाम जो फैकल्टी मेंबरान थे, डीन्स, रजिस्ट्रार और दीगर अहम ओहदेदारान जो थे, उन्होंने शिरकत की और अपने हाथों से पौधे लगाए और इस अज़म का इजहार किया कि ना सिर्फ फैकल्टी मेंबरान बल्कि तमाम तलबा को ये लाजिम करार दिया जाएगा कि वो अपने हाथों से एक पौधा ज़रूर लगाएं। इस हवाले से वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का कहना था कि इमरान खान का जो विजन है, जिसके मुताबिक बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से मुहिम शुरू की गई थी, उसमें तमाम जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें, जिसमें असातिज़ा भी। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमालिया में DC टोबा आमिना मुनीर और DPO टोबा राना उमर फारूक की जानिब से मुहर्रम उल हराम के हवाले से रास्तों का विजिट किया गया है। बात करेंगे रिजवान खान से। रिजवान बताइएगा। बिल्कुल, कमालिया में DC आमना मुनीर और DPO टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक की जानिब से मुहर्रम उल हराम के जुलूस के तमाम रास्तों का विजिट किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरफान हंजरा और DSP फ़रख सुहेल सिंधु भी जो है इस वक्त मौजूद थे, बात भी करेंगे हमारे। समझिए मैम, बताइएगा आपकी जानिब से जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जुलूस का जो रास्ते हैं उनका विजिट किया गया, क्या कहती हैं इस वक्त? जी, बुनियादी तौर पर मकसद इस मुश्तरका जो है वो मुआयने करने का रूट का यही था कि तमाम मसाइल का हल तलाश किया जाए और सिक्योरिटी को जो है वो इंश्योर किया जाए। तो इसमें DPO साहब भी मेरे साथ तशरीफ लाए थे और हमारी तमाम इंतज़ामिया इनके साथ खड़ी हुई है। अभी भी इनको कोई मसले हैं तो हमें ज़रूर बताएं। हमारी पूरी कोशिश है कि अमन से यह मुहर्रम उल हराम गुजर जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इंतज़ामात है मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे, DPO टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक साहब हमारे सामने। राना साहब बताइएगा, जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को और मजालस और जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी इंतज़ामात कैसे हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? आपने आज विजिट भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे रवायत आपको पता है कि 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो हमेशा लगाई जाती है और मरकज़ी इमाम बारगाह से जो जुलूस बरामद होगा इसकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने के लिए तमाम तर इंतज़ामात हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अमन कमेटी के मेंबरान और इसी तरह जो मरकज़ी इमाम बारगाह के मुतवल्ली हैं, लाइसेंसदार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है और इंतज़ामिया ने भी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये जो मुहर्रम उल हराम की तमाम तर मजालिस और जुलूस जो हैं बड़े एहसन तरीके से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात के साथ साथ मुकम्मल किए जाएंगे और अमन कमेटी ने भी इस चीज़ की भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह तमाम तर जुलूसों में किसी किस्म की प्रॉब्लम लाए बगैर इनको अमन के साथ, टाइमिंग के साथ, किसी वायलेशन के बगैर इनको मुकम्मल करवाया जाएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला खुसूसन पूरे मुल्क में पुरअमन वह मुहर्रम उल हराम गुजारे और इसके साथ साथ जो हमारे कमालिया की कम्युनिटी है इसको भी बड़े एहसन तरीके से मुहर्रम उल हराम गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तांदलेवाला में असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शारो ने महकमे रेवेन्यू मुलाजमीन के खिलाफ घेराव तंग कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कई सालों से इल्तवा का शिकार इंतकालात पर रेवेन्यू मुलाजमीन का इजलास बुला लिया है। गुलरेज इकबाल से बात करेंगे। गुलरेज बताइएगा।
جی بالکل اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شرون کی جانب سے محکمہ ریونیو میں بھی عملی اقدامات جو ہے وہ شروع کیے گئے ہیں. اسی حوالے سے جو اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے جو ہے وہ تحقیقات کی گئیں جس میں تقریباً جو ہے وہ کئی ہزار جو ہے وہ انتقال جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہوئے تھے. اسی پر اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شرون کی جانب سے جو ہے وہ تمام جو قانونگو ہے تحصیلدار ہیں اور پٹواریوں کے ہنگامی اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے. اسی حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کتنے انتقال جو ہے وہ پینڈنگ پڑے اور آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں کریڈٹ دوں گا اس چیز کا ڈپٹی کمشنر صاحب کو, محمد علی صاحب کو. یہ سر وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے 15 دن پہلے ہمیں ٹاسک دیا تھا یہ والا کہ آپ چیک کریں کہ ڈسکریپنسیز کتنی ہے ریونیو کے ریکارڈ کے اندر. وہ ہم نے سارا ریکارڈ یہاں ملایا, میرے 4 تحصیلدار یہاں پر ہیں, ان سب کو میں نے اس کام پہ لگایا. تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ 4000 سے زائد اور لگ بھگ 6000 کے قریب ایسے انتقالات ہیں جو ابھی تک درج نہیں ہوئے پچھلے 6 سالوں سے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ کسی نے ہبہ کیا, کسی کی وراثت چڑھنی ہے اور کسی نے پراپرٹی اپنی ٹرانسفر کرنی ہے, انتقال کے بغیر وہ مالک بن ہی نہیں سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت خلق ہے اور ہمارا ٹیم ورک کو اس میں بڑا کریڈٹ جاتا ہے. آپ نے کس قسم کے جو اقدامات کو اپنی ٹیم کو جو ہے وہ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ کتنے دنوں تک جو ہے وہ انتقالات کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے؟ 3 دن کی اس میں ڈیڈ لائن ہے, اس میں اگر یہ نہیں کرتے تو ایز پر لا جو کارروائی بنتی ہے ان کے اوپر, ڈی سی صاحب نے کہا کوئی گنجائش نہیں ہے چھوڑنے کی کسی چیز کو. جی بالکل جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شرون کی جانب سے جو انتقال ہیں وہ ان کو التوا کے شکار ہیں, ان کو متعلقہ جو محکمہ ریونیو کا عملہ ہے ان کو جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. جی بہت شکریہ گلریز, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ابھی ایک بریک جس کے بعد ہیڈ لائن.